हाँ, तो आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्जाम में आता ही आता है, मैंने हालांकि पहले आपको कह दिया था आयोग अपने सारे पढ़ने हैं, सारे आयोग पढ़ने हैं और लोकायुक्त वगैरह वो भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन। 100% इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने बिल्कुल अप टू डेट भी कर दिया है। वर्तमान में कौन क्या है, पहले कौन क्या थे, कौन, मतलब गजब की तैयारी है, सब कुछ में डाल दिया है। एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। लेकिन मेरे साथ के साथ एक बार आपको समझना है, पहले सुनना है, उसके बाद में आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। पहले सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन RSWC, यानी कि राजस्थान राज्य महिला आयोग। एक्चुअली क्या है कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो 23 अप्रैल 1999 मतलब 1999 को 23 अप्रैल, ठीक है, कब 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को जो है 1999 को एक विधेयक लेके आई और उस विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया, हमारी विधानसभा के अंदर प्रस्तुत किया, ठीक है। लेकिन कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम या कोई भी एक्ट जो है वो पहले विधानसभा के अंदर या हमारे संसद के अंदर रखा जाता है। जैसे ये हमारे राजस्थान का है तो राज्य, ये मतलब कि हमारे राजस्थान की विधानसभा में रखा गया, रखते ही पास नहीं हो जाता, पहले उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में उसको स्वीकृति मिल जाती है, तो फिर वो कानून जो अधिनियम है जो एक नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो विधानसभा में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान राज्य महिला आयोग को विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया, तो 23 अप्रैल 1999 को प्रस्तुत किया गया। फिर विधेयक हुआ पारित, पारित कब हुआ, 15 मई 1999 को जो ये विधेयक हुआ पारित, ठीक है। अब पारित जो हुआ वो राजस्थान जो राज्य महिला आयोग है जिस दिन पारित हुआ वही इसकी गठन की डेट है। तो एग्जाम में चिंता न करें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो जिस दिन पारित हुआ उसी दिन इसका गठन हो गया, ठीक है। तो ये भी मैंने साइड में लिख दिया, इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। 15 मई 1999 को ये विधेयक पारित हो गया और ऐसा मान लीजिए राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हो गया 15 मई 1999 को। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है वो आपके अपने यहाँ जयपुर में, ठीक है ना। ओके, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात थी। और क्या फैक्ट है, फिर आपको पता है कि वैसे तो ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया हुआ है, ठीक है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक निकाय है, वो भी लिखवा दूंगा आगे। लेकिन फिर भी कोई भी अधिनियम बनता है तो उसकी कुछ धाराएं होती है, ठीक है। तो जिसमें सिलेक्टेड धारा जो रखी गई है वो है कि राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999। भाई जब ये अधिनियम है ना, अब ये जरूर ध्यान रखना, ये जिस दिन पास हुआ तो अब ये अधिनियम बन गया, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या कहलाएगा ये, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, ठीक है, 1999। तो अब जो भी अपन धाराओं की बात करेंगे तो वो धाराएं किसकी होगी, वो इस अधिनियम की धाराएं होगी, ठीक है। तो उसमें मेन धारा है धारा 3, ठीक है ना। मुख्य धारा कौन सी, धारा 3, वैसे धारा 3 का 2 है ये, लेकिन कोई बात नहीं, धारा 3 याद रख लो। तो राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा 3(2) में इसकी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, संरचना दी हुई है। क्या दी हुई है, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता ही होता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट क्वेश्चन या पूछा जाने वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर के बारे में है ही है। जैसा कि मैंने सभी आयोग के स्ट्रक्चर आपको अलग अलग लिखवा रखा है, वैसे ही इसके स्ट्रक्चर संरचना होती है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, 1+4 इसका स्ट्रक्चर होता है। एक अध्यक्ष होता है, होता नहीं, होती है, या चाहिए ध्यान रखना, महिला आयोग में पुरुष नहीं होते, सारी महिलाएं होती है, ठीक है। तो एक अध्यक्ष होती है और 4 अन्य महिला सदस्य ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अब कुल मिला के जो महिला सदस्य है ना 4, वो 4 कौन होते हैं, उनमें एक सदस्य सचिव भी होता है, सदस्य सचिव सहित बताऊंगा क्या होता है ये मामला, पूरा ध्यान से सुनो। कुल मिला के मैं अगर संख्या गिनूं तो 5 होते हैं, 1+4 है। स्ट्रक्चर क्या हो गया, 1+4 यानी कि 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। उन 4 सदस्यों में एक सचिव भी होता है जिसको सदस्य सचिव कहा जाता है, जो RS अधिकारी की रैंक का अधिकारी होना चाहिए, ये मान लो। अब बात आई कि साहब इन अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई अलग से कोई योग्यताएं या क्वालिफिकेशन है क्या, तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मेंशन है। बस इतना सा मेंशन है कि जो आयोग की अध्यक्ष होगी वो एक ऐसी महिला होनी चाहिए जिससे महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून कायदे हैं या महिलाओं के कुछ मामले हैं उनकी जानकार तो हो,
ठीक है। तो महिलाओं से संबंधित मामलों या कानूनों के बारे में वो थोड़ी जानकार हो, बस महिलाओं से संबंधित मामलों जो भी है, मामले हो गए कानूनों के, उनका अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, उनके मामले में जानकारी हो, बस कुल मिला के एक ऐसी आयोग के अध्यक्ष होनी चाहिए। ठीक बात है। अब बात आई 4 सदस्य की। 4 सदस्य कौन कौन होते हैं, जिसके अंदर एक सदस्य सचिव भी होता है। तो सुनो मेरी बात, आयोग के सदस्यों के लिए क्वालिफिकेशन की तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक शर्त फिक्स है। वो क्या है कि एक महिला, क्यों होती तो चारों की चारों महिला सदस्य ही है, तो एक महिला सदस्य तो होनी चाहिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, दोनों में से कोई है, कोई या तो SC की हो या ST की हो। SC ST में से कोई एक महिला होनी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ओके। और एक महिला होनी चाहिए अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, ठीक है, OBC की होनी चाहिए, बस ये कंडीशन है। तो 2 तो ये हो गई। एक सचिव अलग चीज, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, RS अधिकारी, उसके बारे में कोई खास नहीं है। 3, अब बच्ची 1, तो वो जो 1 है वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती है। पूरी बात समझ लो, मैंने चारों का हिसाब दे दिया है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये सचिव RS रैंक का अधिकारी हो जाएगी महिला, 3, और एक जो पीछे बच्ची, कुल 4 है ना, एक जो पीछे बच्ची वो किसी भी कैटेगरी हो सकती है। बेसिकली जनरल में कोई शामिल किया जाता है ताकि सभी कैटेगरी आ जाए, तो किसी की भी हो सकती है, जनरल, OBC, ST SC कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई सी भी किसी की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक एक तो इनमें से होनी चाहिए, ये बात मामला। ये ऐसे के ऐसी हूबहू लाइनें लिखी हुई आती है और पूछा जाता है कौन सी बात गलत है या कौन सी बात सही है, ठीक है ना, झंडे गाड़ देने वाली बात है ये। आगे देखो, एक नोट लिखा है मैंने कि अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। भाई 55 साल, 65 साल, 60 साल, 62 साल, कितने भी हो, कोई न्यूनतम और ना अधिकतम, बस 3 साल का कार्यकाल होता है, कोई टाइम पीरियड अलग से बिल्कुल भी नहीं है, मस्त रहो। तो फिर आप सोचेंगे फिर क्या जिंदगी रह सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष व सदस्य दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल या फिर टेन्योर, ठीक है, जो टेन्योर होता है वो 3 साल का है, बस 3 साल तक वो अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रह सकती है। वापस अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करवाते हैं? तो यहां गलती मत कर देना, क्योंकि लगभग ऑप्शन में आता है राज्यपाल, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो नियुक्ति करवाएगी राज्य सरकार, और राज्य सरकार में भी कौन? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, गलती मत कर देना। नियुक्ति दोनों की, अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल 5 साल और नियुक्ति करवाएगी राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा। और अगर इनका इच्छा से त्यागपत्र देना चाहे, रिजाइन करना चाहे कि हम इस पोस्ट में नहीं रहना चाहते, तो भी वो त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्य सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देंगे। 100% मोस्ट है, कंफ्यूज मत हो जाना। अरे कंफ्यूज करेगा, राज्यपाल को ऑप्शन में देखे, लेकिन नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। पद से हटाना, बिल्कुल पद से हटाया भी जा सकता है। तो राज्य सरकार वही मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया जाएगा, मतलब सोचना ही नहीं है राज्य सरकार मुख्यमंत्री, राज्य सरकार मुख्यमंत्री, राज्य मुख्यमंत्री, सारा मामला, चाहे वो नियुक्ति हो, चाहे त्यागपत्र हो, चाहे पद से हटाना हो, चाहे इनके जो है वेतन मामला हो, वेतन और पद की शर्तें, वो भी सारी तय कौन करते हैं? वो हमारे मुख्यमंत्री तय करते हैं। अब आप कहोगे कि पद से क्या ऐसे ही हटा सकते हो क्या? कुछ तो पाबंदियां, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। बिल्कुल है। क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि ये जो आयोग है इसकी बैठक होती है, भाई समय समय पर बैठक होती है, और बैठक में भी एक गणपूर्ति है, गणपूर्ति या कोरम। गणपूर्ति क्या होती है कि कम, भाई जैसे कुल मिला के 5 सदस्य अध्यक्ष सहित एक अध्यक्ष है, 4 सदस्य है, जिसके अंदर एक सदस्य सचिव होता है जो RS अधिकारी होता है। इन कुल मिला के 5 सदस्यों में से कम 3 सदस्यों की प्रेजेंट होनी जरूरी है, तभी बैठक शुरू होगी, ठीक है। तो गणपूर्ति भी आगे लिखाऊंगा मैं, गणपूर्ति भी होती है, जो कोरम बोला जाता है, कोरम, गणपूर्ति या कोरम। अरे छपेंगे, दिमाग को एक्टिव कर लेना। आपने जहां कहीं से पढ़ रखा है डिलीट करके लिखना इसको, बहुत सारी बातें नहीं सीखोगे, और छपने वाला टॉपिक है ये वो आयोग, चाहे किसी भी एग्जाम में आयोग आ रहा हो, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट आयोग पढ़ ले, क्वेश्चन पक्का। तो बताओ, है ना मौका? तो ध्यान रखें। तो कार्यकाल, नियुक्ति, त्याग, पद से हटाने के अंदर ये कारण हो सकते हैं कि अगर वो लगातार 3 बैठक में वो एब्सेंट है, लगातार 3 बैठक में शामिल नहीं हुआ, तो भी उसको पद से हटाया जा सकता है। और मैंने लिख दिया इधर बैठक कम से कम 2 माह में एक बार बैठक करनी होती है, ये ध्यान रखना। महिला आयोग को कम से कम 2 महीने में एक बैठक, हर 2 महीने, ऐसा मान लो कि साल में 6 बैठक हो गई, या 2-2 महीने के हिसाब से,
हाँ, चाहे तो हर महीने कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 माह में एक बार बैठक तो होनी चाहिए। तो ऐसा मान लो कि लगातार अगर वो 2 महीने हो गए बैठक नहीं करी या बैठक में शामिल नहीं हुआ, फिर 2 महीने हो गए बैठक में शामिल नहीं हुआ, फिर 2 महीने बैठक तो अगर 6 महीने तक तीन लगातार बैठक में, लगातार 3 बैठक, लगातार वर्ड मत भूल जाना, लगातार 3 बैठक में अगर अनुपस्थित है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। अगर वो बैंकक्रप्ट है, दिवालिया है, तो हटाया जा सकता है। असमर्थता है, काम करने में असमर्थ है, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं असमर्थता में, तो बीमार है या भी शरीर फिजिकली सही नहीं है, जो भी व्हाटएवर, करप्शन में पकड़ा गया हो, भ्रष्टाचार कर दिया हो, तो भी हटाया जा सकता है। और विकृत चित्त है, मतलब माइंडली थोड़ा सा, समझ पा रहे हो ना, थोड़ा सटक गया हो, खिसक गया हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लेटें हो गई हो, तो भी चित्त विकृत के आधार पर भी जो है, विकृत चित्त के आधार पर भी उसको पद से हटाया जा सकता है। तो कुल मिला के हटाने के 4-5 कारण है, ये जो है इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। कम से कम 2 माह में एक बार बैठक का होना जरूरी है। ये बातें समझ में आ गई, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वेतन और सेवा शर्तों की। तो वेतन और सेवा शर्तें राज्य सरकार, वही मतलब हर जगह यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री आएंगे कि वेतन या सेवा शर्तें जो होती है वो राज्य सरकार या मुख्यमंत्री के द्वारा फिक्स की जाएगी। अब लास्ट में आता है कि हर कोई भी आयोग हो वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन, अच्छा गणपूर्ति में नीचे लिख दिया, इसको आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। गणपूर्ति या कोरम, इसका मतलब होता है बैठक, ठीक है, मतलब बैठक में जो बैठक होगी उस बैठक में तो 5 में से 3 व्यक्ति होने चाहिए, अध्यक्ष का होना जरूरी है, अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष तो होना ही होना चाहिए, और बाकी जो 4 बची है उनमें 2 तो होने चाहिए, ठीक है। तो 3 व्यक्ति होने चाहिए अध्यक्ष सहित, ये विशेष तौर पर ध्यान देना है। और फिर मुख्यमंत्री सेवा शर्तें, मतलब सब में मुख्यमंत्री राज्य सरकार, मुख्यमंत्री राज्य सरकार है। अब लास्ट में आता है रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट बोल दो चाहे वार्षिक प्रतिवेदन बोल दो, बात एक ही है। रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? रिपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है प्रतिवेदन। तो वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे? सीधी सी बात है, जब आपको नियुक्ति वगैरह सब राज्य सरकार कर रही है तो राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रिपोर्ट देने से क्या क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा कि जैसे राज्य सरकार को ये रिपोर्ट देंगे, वार्षिक रिपोर्ट देंगे, तो राज्य सरकार 3 महीने के अंदर अंदर, अब सुना मेरी बात, ये महिला से संबंधित कोई महिला उत्पीड़न का कोई भी काम हो, उस महिला उत्पीड़न से संबंधित उस रिपोर्ट में लिखेंगी कि फलां जगह इन महिलाओं के साथ अत्याचार या उत्पीड़न हो रहा है, तो प्लीज इनमें सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द हमें बताया जाए। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार उस पर बात नहीं करेगी, बिल्कुल राज्य सरकार 3 महीने, टाइम पीरियड मत भूल जाना, राज्य सरकार 3 महीने के अंदर अंदर 3 माह के भीतर भीतर राज्य सरकार जो 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की उसकी सूचना आयोग को देगी। उसकी सूचना जो है वो इस आयोग को देगी, कोमा लगाना, उसकी सूचना आयोग को देगी, ठीक है ना। मतलब कि भाई जो जैसा कि इसने रिपोर्ट दी कि लो साहब इन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, वापस राज्य सरकार 3 महीने के अंदर वापस रिपोर्ट देगी इसको आयोग को कि हाँ हमने इन महिलाओं के साथ में न्याय कर दिया है वगैरह, जो भी किया है व्हाटएवर, ये हमने इस पर कार्रवाई की है, ठीक है। मतलब ये राज्य महिला आयोग जो है ये एक परामर्शकारी निकाय है, ये अपने हिसाब से दंड नहीं दे सकती, दंड तो राज्य सरकार से दिलवाएगी लेकिन उनके लिए परामर्श कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, ठीक है, ओके। लेकिन राज्य सरकार को उल्टा वापस घूम के 3 महीने के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट जो है देनी पड़ेगी, ठीक, वापस कि हमने ये काम किया है। इसके पास में शक्तियां, धारा, तो एग्जाम में वैसे इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, इतना सा आता है कि वैसे तो कोई खास शक्तियां है नहीं क्योंकि परामर्शकारी निकाय है, तो सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है इसको। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा कि राज्य महिला आयोग की शक्तियां किस धारा में, तो धारा 10 के अंदर है। और ये धारा कौन सी धारा? राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की धारा, ये धाराएं सब उस अधिनियम की है। तो धारा 10 के तहत सिविल कोर्ट के समान, जो सिविल कोर्ट को जितना मतलब की शक्तियां प्राप्त है, जितनी शक्तियां प्राप्त है उतनी इसको प्राप्त है, मतलब सिफारिश कर सकती है, किसी के लिए बात उठा सकती है, और बाकी काम करना तो उसके बाद सरकार के हाथ में, बाकी ये अपने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आयोग के क्या क्या काम है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले तो आपको मोटा मोटी एक बात बता दूं, आप अगर दिमाग से मेरी बातें सुन रहे हो तो मैंने पहले कह दिया था 1 सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। महिला आयोग के कार्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कार्य बताऊं क्या है? कार्य सबसे मेन एक है कि महिलाओं के साथ में जहां कहीं भी उत्पीड़न या कहीं पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार या अन्याय हो रहा है
तो उनसे संबंधित सारे मामलों की सिफारिश, मैंने क्या कहा, सिफारिश कर सकती है। वो चाहे कैसा भी ब्याह शादी का हो, चाहे उसको दहेज उत्पीड़न हो, चाहे कैसा भी मारकाट का हो, कैसा भी हो, बलात्कार के मामले हो, कैसे भी मामले हो, उनके कार्यस्थल पर कोई सा भी मामला हो, उन सभी की शिकायतें महिला आयोग में की जा सकती है और महिला आयोग उन्हें सिफारिश करेगा राज्य सरकार को आगे कि भाई ये मामला है। लेकिन सिर्फ सिफारिश करेगा, सजा नहीं दे सकता। समझ में आ गई ना, सजा नहीं दे सकता। तो अब आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना, महिलाओं को ये कर सकता, सब कर देगा, लेकिन जहां पर सजा का नाम आए वो गलत होगा, बाकी तीनों कथन सही होंगे। लगभग कार्यों में एक ही पूछा जाता है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत वही होगा, वही इसमें लिखा आएगा कि फला कार्य में दंडितों को दंड दे सकता है, वो दंड नहीं दे सकता। ठीक है, दंड नहीं देगा, बस परामर्श या करेगा। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दे लेना, वरना पूरी मेहनत चली जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि कार्य भी राज्य धारा 11 में है भाई, राज्य महिला अधिनियम 1999 की धारा 11। ठीक है, राज्य महिला आयोग लिख लेना, राज्य महिला आयोग अधिनियम। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि धाराएं सभी, वैसे तो सारी की सारी धाराएं इसी की है, आपको इतना से याद रखना, कार्य धारा 11 में है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों, कोई भी अनुचित कृत्य हो उसकी जांच करना, वह राज्य सरकार को कार्रवाई हेतु अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फिर राज्य सरकार वापस जवाब भी देगी, राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की, 3 माह में आयोग को बताएगी कि हमने ये कार्रवाई की है। ये वाली बात जो अपन पहले पढ़ गया कि धारा 12 में लिखी हुई, लिख लेना ना, यहां पर भी चाहो तो लिख सकते थे, ये रहा, ये धारा 12 की बात है, तो 2 बार बातें याद हो जाएगी, खैर दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो धारा 12 के अंदर जो, अच्छा वार्षिक रिपोर्ट कोई धारा नहीं है, लेकिन ये जो बात 3 माह वाली ना, इतनी सी बात धारा 12 वाली बात है ये बात। ठीक है, ओके, तो बात वही है, खैर यहां लिख लिया तो एक ही बात है। फिर एक काम तो ये हो गया कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अनुचित कार्य उसकी जांच करने का इसका बेसिकली काम है। दूसरा, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को सिफारिश करना, न कि लागू करना नहीं, हर जगह एक वर्ड पर विशेष ध्यान देना है, सिफारिश करना, अनुरोध करना, सिफारिश करना, अनुरोध करना, यह ध्यान रखना। रिक्वेस्ट कर सकती है, परामर्श कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, लागू करना, उनके ऊपर अमल करना, वो काम सरकार का है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लानी है तो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, वो आपने बात पढ़ ली। और महिलाओं संबंधी जो वर्तमान जो भी महिलाओं संबंधी कानून है, उन कानूनों की समीक्षा करना, जांच करना, और उनमें कोई चेंजेस करना है, संशोधन करना है, तो उनके लिए भी सरकार से सिफारिश करना कि देखो ये तो थोड़ा गलत है, इसमें थोड़ी चेंजेस होना चाहिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ी सिफारिश करते हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए, अगर संशोधन किया जाए तो ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें भी इसके अंदर है। ठीक है, तो गजब की बातें सारी की सारी है, एक से बड़े एक है। फिर मैं आगे देखूं, पहला नोट है कि महिला आयोग एक, ये कुछ खास फैक्ट बातें, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना आप, कि महिला आयोग एक हूबहू, ये अपने बिल्कुल ऑथेंटिक जो अपनी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है उनमें से बिल्कुल ये डिट्टो है कि महिला आयोग एक परामर्शकारी निकाय है, मतलब जांच कर सकता है बट दंड नहीं दे सकता। ये गजब का क्वेश्चन है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। यह एक गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि इसको दूसरे वर्ड में यह भी कहा जाता है सांविधिक निकाय, तो कंफ्यूज मत हो जाना। गैर संवैधानिक मतलब इसका यह हो गया कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उल्लेख नहीं है भाई, ये बात है। ये तो एक आयोग है, संविधान में सब कहीं पर भी उल्लेख नहीं, तभी तो अपने कोई एक्ट की बात नहीं करी। ये जितनी भी धाराएं हैं ना, ये धाराएं संविधान की नहीं है, इसी खुद आयोग की धाराएं हैं, जो 1999 का जो राज्य महिला आयोग अधिनियम था उसकी 99 की धाराएं हैं। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो आयोग है ये कैसे काम करता है, कौन सी महिला अगर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो अपनी रिपोर्ट कैसे दर्ज कराए, तो अपनी रिपोर्ट दर्ज कैसे कराए। देखो, अपनी रिपोर्ट दर्ज कैसे कराए, लिख सकते हो आप चाहो तो, रिपोर्ट दर्ज कैसे कराए, है ना। या फिर ऐसा मान लीजिए कि वो अपनी बात इस महिला आयोग को कैसे बताए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुरंत महिला आयोग कार्रवाई करेगी, उस महिला हेल्प करेगी। तो देखो, यह आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। अब कैसे, आपको कोई अलग से जाके इनके हेड ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है,
आपको कोई भी अगर डाउट है तो समाचार पत्रों में रिपोर्ट दे दीजिए आप। उस रिपोर्ट के आधार पर भी भाई जैसे कोई समाचार पत्र है, उसको ये पता चला मीडिया वालों को कि यार फलां गांव में उस महिला के साथ में या फलां शहर में उस महिला के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है, और वो रिपोर्ट छप गई अखबार में, तो महिला आयोग उस रिपोर्ट को देख के तुरंत पहुंच जाएगी उसके घर पे। ठीक है, मतलब समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर भी महिला आयोग जो संज्ञान ले सकता है। या फिर आप कोई ईमेल भेज दीजिए इनकी, और आज इसकी महिला आयोग की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर ईमेल भेज दो या फैक्स कर दो, एक ही बात है, तो भी वो आपके जो इनकी इन सब के आधार पर भी जो है महिला आयोग संज्ञान ले सकता है तुरंत। ठीक है, ओके। दूसरा, अब ये तो चलो ठीक है इनकी तरफ से, बाकी महिला आयोग खुद भी जनता से बीच बीच में जाती रहती है। जनता से महिला आयोग खुद सीधा संवाद करके भी उनकी मुश्किलें, उनकी प्रॉब्लम्स महिलाओं से जानता है। और दूसरा, महिला आयोग जो व्यक्तिगत सुनवाई करता है, महिला बीच बीच में व्यक्ति सुनवाई करता है, जन सुनवाई, व्यक्तिगत जन सुनवाई लिख सकते हो आप, व्यक्तिगत जन सुनवाई भी करता है, जिसमें महिलाओं के साथ में क्या क्या कहाँ फलां की जगह जगह महिलाएं आती भी है उसमें, तो व्यक्तिगत पर्सनली महिलाओं के पास में जा जाके भी पूछ लेता है अगर उनको जहाँ कहीं भी लगता हो तो। और दूसरा, डाक द्वारा कोई रिपोर्ट अगर भेज सकते हो आप तो उसको भी स्वीकार कर लेगी। डाक के द्वारा इनको डाक कर दो आप, तो डाक के द्वारा कोई भेजा गया कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उस पर भी महिला तुरंत कार्रवाई करेगी। तो ये तरीका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अब बात आपके भी आ रही होगी कि वर्तमान में क्या मामला है, कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ये क्वेश्चन छपेगा, यहां से फैक्ट पूछे जाते हैं लगभग। तो वर्तमान में अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, 2025 तक यही रहेंगी, ध्यान रखें। अध्यक्ष जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती है, और सदस्य जो है 4 होते हैं। एक मैंने कहा था सचिव होते हैं जो आरएस अधिकारी है, मीनाक्षी मीणा। ठीक है, ये तो सचिव है। और बाकी जो 3 सदस्य हैं, सुमन यादव, अंजना मेघवाल और सुमित्रा जैन। ठीक है, आपको पता ही है, अंजना मेघवाल जो है आपको पता है कि एससी से हैं, सुमित्रा जैन वैसे जनरल से हैं, सुमन यादव ओबीसी से हैं। मतलब हर चीज को जो है फॉलो किया गया। ओबीसी हो गया, ये शेड्यूल कास्ट है, ये खैर जनरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो यही मुख्य था कि एक ओबीसी से होना चाहिए और एक सदस्य किससे होना चाहिए, एससी से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सुमित्रा जैन खैर जनरल से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा 30 है तो कोई से हो सकता है, ये अधिकारी है जो कि मीनाक्षी मीणा एसटी से हैं। तो ये सब है, और बाकी अध्यक्ष के लिए कोई पाबंदी नहीं, अध्यक्ष कोई से भी हो सकते हैं जो महिलाओं के कानूनों को, नियमों को या महिलाओं के प्रॉब्लम्स के ज्ञाता हो, जानकार हो, वो हो सकते हैं। ठीक है, ये वर्तमान का मामला है। बाकी राजस्थान में, राजस्थान राज्य महिला आयोग के आज तक, ये आज तक के, ठीक है, आज तक कौन कौन जो है अध्यक्ष रह चुकी हैं उनके बारे में देखो। सबसे पहली वेरी इंपॉर्टेंट होती है, और प्रेजेंट वाली होती है, प्लस प्रेजेंट से पहले कौन थी वो भी होती है। हालांकि प्रेजेंट से पहले वाले सदस्य को इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अध्यक्ष तो सारे याद कर लो। मेरी थोड़ी आदत है कि मैं डीप तैयारी करवाता हूं, लेकिन जरूरी है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई से भी एग्जाम आता हो, कर लो इसको। कांता कथूरिया 25 मई 1999 से लेकर 24 मई 2002 तक, ये रही लगभग 3 साल हो गए फिक्स। तो 3 साल पहली अध्यक्ष कौन है, कांता कथूरिया। दूसरी है प्रोफेसर पवन सुराणा। ठीक है, ये 28/1/2003 से 27/1/2006, ये लेडीज का नाम है ना, चिंता नहीं करें। ये पवन सुराणा रहे थे 3 साल तक, 3 से 6 तक रही। और तारा भंडारी जो तीसरी है 2006 से 2009 तक रही। मीरा महर्षि 9 से 10 तक रही, ये पूरे 3 साल खैर नहीं है। फिर सरिता सिंह जो है 2011 से 2011 भी रही, 5-6 महीने टाइम पीरियड होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले आप टाइम पीरियड मत याद करो, टाइम पीरियड सिर्फ कांता कथूरिया का याद कर लो, कांता कथूरिया टाइम पीरियड याद करना है, बाकी सबके सिर्फ नाम याद करने हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मिल जाए टाइम तो कम से कम मोटा मोटा ईयर तो याद कर लो। फिर लाड कुमारी जैन रहे 2011 से 2014 तक। सुमन शर्मा जो 15 से 18 तक रही, और उसके बाद में बीच में 3-4 साल का गैप है। और रेहाना चिश्ती को 18 से मत लिख देना, 22 में बनाया गया और 25 तक रहेंगी। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। रेहाना रियाज चिश्ती, बीच में गैप है 2-3 साल का, 22 से लेके 25 तक ये रहेंगी रेहाना रियाज चिश्ती। ये सारे अध्यक्ष आज तक के 100% मोस्ट याद कर लेना। अब अध्यक्ष हूं तो मैंने पूरे के पूरे लिखवा दिए। अब इन हर अध्यक्षों के टाइम पर सदस्य भी तो बने होंगे, लेकिन सारे सदस्य 4-4, 3-3 नहीं याद करने, उनमें कुछ खास है। हालांकि ये भी बहुत हाई लेवल लिखा दिया मैंने, लेकिन कर लो यार, याद मजा आ जाएगा। दमयंती बकोलिया ये सदस्य रही है, और सुनीता सत्यार्थी ये भी सदस्य रही है। तो इनकी क्या खास बात है कि दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी 2 बार
2 बार राज्य महिला आयोग की, मैंने व्हाइट कलर से लिखा सदस्य रही है, न कि अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष तो अपन लग चुके, एक भी दोबारा नहीं है। लेकिन ये 2 ऐसी हैं, दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी, ये 2 बार राज्य महिला आयोग की सदस्य रही है, सदस्य रह चुकी। लेकिन मैं और डीप चला गया कि कब कब रही और इनके टाइम में अध्यक्ष कौन था, जरूरी है, बहुत डीपर है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, बस घोट के पी जाना। दमयंती बकोलिया 24/2/2012 में बनी और 2015 तक एक बार तो ये हो गया। हालांकि इससे पहले ये गिना जाएगा, पहले 28 जनवरी से 27 जनवरी 2003, ये पूरी 3 साल तक रह गई वो। इनके समय अध्यक्ष कौन थी, तो इनके समय अध्यक्ष थी पवन सुराना। ये क्वेश्चन डीप पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर दूसरी बार बनी 24/2/2012 से 23/2/2015 तक, पूरे 3 साल तक। उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थी इनके टाइम, उस टाइम पर अध्यक्ष थी प्रोफेसर लाड कुमारी जैन। ठीक है, अरे बहुत लेवल की बात हो गई। ऐसे ही सत्यार्थी, जो सुनीता सत्यार्थी, वो भी 2 बार रही, 2003 से 2006 तक और 1999 से 2002 तक, ये पहली बार, फिर दूसरी बार। जब इस टाइम रही तो इस टाइम इनके जो प्रोफेसर थी श्रीमती कांता कथुरिया थी, सॉरी अध्यक्ष जो थी, और इस टाइम जो थी अध्यक्ष वो थी प्रोफेसर पवन सुराना। ये डीप लेवल की तैयारी हो जाएगी, ये भी खास तौर से देख लेना, सीधे छपेगा कि वो कौन सी 2 सदस्य हैं जो 2 बार राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, सॉरी सदस्य रही, सदस्य। तो दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी। ठीक है, और टाइम पर भी लिख दिया, इनके टाइम अध्यक्ष होता वो भी लिख दिया। अब क्या है, छोटी सी बात और है, नोट लिख दो कि राज्य की पहली जिला प्रमुख, मतलब पॉलिटिकल पोस्ट भी है ये, जिला प्रमुख जानते हो ना, जिला प्रमुख, ठीक है, वो नगेंद्र बाला थी। ये भी राज्य महिला के सदस्य रह चुकी। तो एक सदस्य ये भी ध्यान रखें कि नगेंद्र बाला कि वो कौन सी राज्य महिला आयोग की सदस्य जो जिला प्रमुख भी रही थी, तो वो है नगेंद्र बाला। ठीक है, और राजस्थान राज्य महिला नीति, मैंने ये, हालांकि इससे कोई संबंध नहीं है इस टॉपिक से, ऐसे लिख लो साइड में, क्योंकि महिलाओं संबंधित था तो मैं लिख दिया कि राजस्थान राज्य महिला नीति जो है 8 मार्च 2000 को लागू हो गई थी, महिला नीति पास हो गई थी। ठीक है, तो ये था भाई टॉपिक, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। बहुत गजब का टॉपिक है, 100% PhD हो गई है, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस ये कि प्रैक्टिस थोड़ी ढंग से कर लेना, ठीक है, जम के करना। और इसके बाद में जो टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है उसका आपको जरूर फायदा उठाना है। ठीक है, फिर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट मुझे कर देना। ठीक है, इसके साथ ही ओके।